हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग प्ले डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एज यू लाइक इट, जिससे कि नन अदर दैन द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्ले राइट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो अब गाइस इस पूरे प्ले में हमें दो मेन प्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर एक तरफ है ओलिवर और ऑरलैंडो की स्टोरी, जिसमें कि ओलिवर जो कि ऑरलैंडो का बड़ा भाई होता है, तो वो अपने पिता सर रॉलैंड दी बॉयस के गुजर जाने के बाद वो अपने छोटे भाई ऑरलैंडो के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है, उसकी पढ़ाई भी छुड़वा देता है एंड प्लस वो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी भी हड़प लेता है। एंड दूसरे तरफ है ड्यूक सीनियर एंड उसके छोटे भाई ड्यूक फेडरिक की कहानी। ये दोनों भी रिश्ते में भाई होते हैं, बट यहाँ पर सीन थोड़ा उल्टा चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूक फेडरिक जो है यानी ड्यूक सीनियर के छोटे भाई, तो वो अपने बड़े भाई की राजगद्दी हथिया लेते हैं और उन पर गद्दारी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर वो उन्हें फ्रांस से एग्जाइल करवा देते हैं। जिसके बाद ड्यूक सीनियर अपने कुछ ईमानदार संगी साथी या अपने कुछ लॉयल लॉर्ड्स के साथ मिलकर वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाकर रहने लगते हैं। तो अब देखिए, इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और ये प्ले आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो नाउ इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस प्ले को इसे ईयर 1598 से लेकर ईयर 1600 के अराउंड लिखा गया। यानी क्वीन एलिजाबेथ जब इंग्लैंड में रूल कर रही थी, तो उनके रूलिंग पीरियड के बिल्कुल एंड में जाकर इस वर्क को लिखा गया और फिर ईयर 1623 में इसे शेक्सपियर के ही एक कलेक्शन ऑफ प्लेज जिसका नाम फर्स्ट फोलियो था, तो उसमें इसे पहली बार पब्लिश किया गया। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि क्वीन एलिजाबेथ जब इंग्लैंड में रूल कर रही थी या शासन कर रही थी, तो उस समय इंग्लैंड देश का समाज पेट्रार्कल हुआ करता था, जहाँ पर वुमेन्स को बहुत ही कम राइट्स दिए गए थे और शादियाँ तो मोस्टली अरेंज ही हुआ करती थी। और जो भी कपल्स आउट ऑफ लव शादी करते तो उन्हें फूलिश या बेवकूफ़ समझा जाता एंड काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए थे फॉर द कंडक्ट ऑफ इंग्लिश रॉयल्टी एंड नॉर्मल सिटीजन्स। तो इस प्ले के थ्रू विलियम शेक्सपियर एक अलग ही तरह की दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, एक ज़्यादा फ्री वर्ल्ड को या खुले दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर लोग सिंपली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ते हैं और बिना किसी रोक टोक के अपने हिसाब से शादी भी करते हैं। देन अगर हम बात करें इस टॉपिक के सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट की या इसके सोर्स की, कि आखिर शेक्सपियर को इस प्ले को लिखने का आइडिया कहाँ से आया, तो देखिए, शेक्सपियर ने इस प्ले को बहुत से जगहों से या सोर्सेज से उन्होंने इसके आइडियाज़ को कॉपी किया है। फिर उन्होंने सभी आइडियाज़ को एक साथ कंपाइल करके लास्ट में उसमें उन्होंने अपना एक यूनिक टच देकर इस प्ले को रेडी किया है। बट उन सभी डिफरेंट सोर्सेस में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स रहा है, तो वो है थॉमस लॉज के द्वारा लिखी गई एक प्रोज या फिर एक पैस्टोरल रोमांस जिसका नाम रोजालिंड था, तो उसमें से शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा हेविली बोरो किया है। देन थर्डली अगर हम बात करें इस प्ले के जॉनर की, तो ये वर्क एक पैस्टोरल कॉमेडी है। पैस्टोरल इसलिए बिकॉज ऑफ द सेटिंग इस प्ले का मेजर पार्ट फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में सेट किया गया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक ज़्यादा नेचुरल वर्ल्ड को विच इज़ फ्री फ्रॉम सोशल एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट ऑफ कोर्टली लाइफ। एंड कॉमेडी इसलिए बिकॉज इस प्ले के एंड में सब कुछ हैप्पीली एकदम अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाता है। देन अगर हम बात करें इस टॉपिक के थीम की, तो ये वर्क कई सारे थीम से लाइक लव, आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, पैस्टोरल लाइफ वर्सेस कोर्ट लाइफ, जेंडर रोल्स एंड सोशल कन्वेंशन एंड फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलिएशन जैसे कई सारे थीम से ये डील करता है। एंड लास्टली रही बात इसके सेटिंग की, तो इस प्ले को दो मेन जगहों पर सेट किया गया है, एक तो फ्रेंच कोर्ट और दूसरा फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। तो इन दो जगहों पर इसे सेट किया गया है। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा प्ले है एज यू लाइक इट, इससे हम लोग शुरू करते हैं। तो इस प्ले के फर्स्ट एक्ट की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि सर रॉलैंड द बॉयज़ नाम के एक व्यक्ति, जो कि एक बहुत ही भले और साफ दिल के इंसान होते हैं, तो उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से पहला होता है ओलिवर द बॉयज़, दूसरा जैक द बॉयज़ और उनका सबसे छोटा बेटा ऑरलैंडो द बॉयज़। तो अब अपने ज़िंदगी के अंतिम समय में या मरते समय पर सर रॉलैंड द बॉयज़ क्या करते हैं कि वो अपने सबसे बड़े बेटे यानी ओलिवर को बुलाकर वो उसे अपने घर और ज़मीन की सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं
और प्लस वो ओलिवर को उसके दोनों छोटे भाइयों की भी जिम्मेदारी सौंप देते हैं ताकि वो उन्हें अच्छी एडुकेशन प्रोवाइड करवाकर वो उन्हें एक जेंटलमैन बनाने में उनकी हेल्प कर सके। बट अपने पिता के गुजर जाने के बाद ओलिवर फिर क्या करता है कि वो अपने एक भाई यानी जैक के साथ तो ठीक तरीके से ट्रीट करता है और उसे एडुकेशन भी प्रोवाइड करवाता है। बट ओलिवर अपने सबसे छोटे भाई यानी ऑरलैंडो को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता है और प्लस वो उसकी एडुकेशन यानी उसकी पढ़ाई भी छुड़वा देता है और वो एक तो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी भी नहीं देता और दूसरा वो उसे नौकरों की तरह ट्रीट करता है और वो उसे घर के सभी जानवरों की देखभाल के काम में लगा देता है, जिसकी वजह से ऑरलैंडो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इस प्ले के एक्ट वन की जब शुरुआत होती है तो हम ये देखते हैं कि ऑरलैंडो जो है ओलिवर का सबसे छोटा भाई, तो वो एडम नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो कि उनके घर के ही एक ओल्ड फैमिली सर्वेंट होते हैं, तो ऑरलैंडो उनसे अपनी मन की बातें कह रहा होता है और प्लस वो उनसे अपने लाइफ के प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, अपने बड़े भाई के बारे में कंप्लेन भी करता है कि कैसे ओलिवर ने उसे एडुकेशन से दूर रखा है, उसके हिस्से के प्रॉपर्टी से भी उसे दूर रखा है और अब वो उससे नौकरों की तरह काम करवा रहा है। बट अब बहुत हो चुका, वो अब ये सब और नहीं सह सकता। तो अब तभी फिर वहाँ पर उसका बड़ा भाई ओलिवर आ जाता है और वो ऑरलैंडो को वहाँ देखकर वो उससे ये कहता है कि तुम ऐसे फालतू में बस यहाँ खड़े मत रहो, चलो अपना कुछ हाथ पैर हिलाओ और कुछ काम करो। तो ये सुनकर ऑरलैंडो एकदम भड़क जाता है और वो ओलिवर से जाकर ये कहता है कि मेरे शरीर में भी उसी पिता का खून दौड़ रहा है जो कि तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है, इसलिए तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। अब इतना सुनते ही ओलिवर उसे एक तमाचा मार देता है, जिसके बाद फिर ऑरलैंडो का तो एकदम खून खौल जाता है और वो फिर अपने बड़े भाई ओलिवर का एकदम गला दबाकर उससे हाथापाई करने लगता है और उसी पोजीशन में यानी अपने बड़े भाई का गला दबाए हुए पोजीशन में ऑरलैंडो उससे ये डिमांड करता है कि आइदर वो उसे रेस्पेक्टफुली एक जेंटलमैन की तरह ट्रीट करे और उसे वो एडुकेशन प्रोवाइड करे जो कि वो डिज़र्व करता है, या फिर वो उसके प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे दे दे जो कि उनके पिता ने उसके लिए छोड़ गए हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में ओलिवर फिर जल्दी जल्दी से मान जाता है और वो उसे ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा, जिसके बाद ऑरलैंडो उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके फिर थोड़ी देर बाद ओलिवर का एक सर्वेंट उसके पास आकर वो उसे ये इन्फॉर्म करता है कि चार्ल्स नाम का एक व्यक्ति जो कि फ्रेंच ड्यूक का एक रेसलर है, तो वो दरवाजे पर उनका इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रांस के ड्यूक से इनका मतलब है ड्यूक फेडरिक, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये चार्ल्स जो रेसलर है वो फ्रेंच ड्यूक फेडरिक के कोर्ट का एक रेसलर है। तो ओलिवर फिर उसे अंदर बुलाते हैं और वो दोनों फिर फ्रेंच कोर्ट के न्यूज़ और अपडेट्स के ऊपर बातचीत करने लगते हैं कि वहाँ का क्या हाल है, सब कैसा चल रहा है वहाँ पर। तो पहले वो रेसलर चार्ल्स ओलिवर को फ्रेंच कोर्ट से रिलेटेड अपडेट्स देता है, जैसे कि जो पहले जो ड्यूक थे यानी ड्यूक सीनियर, तो उन्हें उनके छोटे भाई फेडरिक ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर खुद उनकी राजगद्दी हथिया ली और फिर उन्हें एग्जाइल कर दिया, जिसके बाद ड्यूक सीनियर और उनके कुछ ईमानदार साथी या उनके कुछ ईमानदार लोग या आप लॉर्ड्स भी कह सकते हैं, तो वो सब मिलकर वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाकर रहने लग गए। बट ड्यूक सीनियर की जो एक बेटी होती है रोजालिंड, तो वो अभी भी फ्रेंच कोर्ट में ही मौजूद है, क्योंकि रोजालिंड और उसकी एक कज़न सिस्टर सीलिया जो कि ड्यूक फेडरिक की बेटी होती है, तो उनके बीच में बहुत प्रेम होता है और सीलिया अपने कज़न सिस्टर के बिना रह नहीं सकती है, क्योंकि वो दोनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े होते हैं, उनके बीच में बहुत प्यार होता है। तो इसीलिए अपने बेटी सीलिया के खातिर ड्यूक फेडरिक ने रोजालिंड को फिलहाल कोर्ट में रहने के लिए परमिशन दे दिया होता है। तो ये तो हो गया पहला न्यूज़। और दूसरा न्यूज़ वो रेसलर चार्ल्स ओलिवर को ये बताता है कि जो नए ड्यूक हैं ड्यूक फेडरिक, तो उन्होंने अगले दिन कोर्ट में एक रेसलिंग का मैच अनाउंस करवाया है और उसे यानी चार्ल्स को ये पता चला है कि ओलिवर का सबसे छोटा भाई ऑरलैंडो भी भेस बदलकर उस मैच में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो चार्ल्स ओलिवर को ये कहता है कि वो ऑरलैंडो को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, बट अगर ऑरलैंडो मैच खेलता है तो फिर चार्ल्स को अपनी कमाई हुई इज्जत या लेगेसी को बचाने के लिए उसे तो ऑरलैंडो को हराना ही पड़ेगा, जिसमें कि फिर ऑरलैंडो को बहुत चोट लगने की संभावना है। इसीलिए चार्ल्स ओलिवर को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने भाई ऑरलैंडो को रोक ले।
बट अब ओलिवर यहाँ पर क्या करता है कि वो उल्टा चार्ल्स को ही भड़काने लगता है, ये कहकर कि अरे तुम अभी अच्छे से जानते नहीं हो मेरे भाई को, वो एक नंबर का धोखेबाज और शातिर किस्म का इंसान है, और मौका मिलते ही वो तुम्हें किसी न किसी तरीके से या धोखे से या फिर किसी डिवाइस का इस्तेमाल करके वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की और तुम्हें मारने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो अब इतना सब कुछ उल्टा सीधा सुनने के बाद चार्ल्स ये शपथ लेता है या वो खुद से ही ये प्रॉमिस करता है कि वो जितना ज़्यादा हो सके वो उतना ऑरलैंडो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ताकि इसके बाद वो कभी ठीक से चल भी ना पाए फ्यूचर में। अब इसके बाद आगे क्या होता है कि फ्रेंच कोर्ट में या रॉयल पैलेस के बाहर लॉन में सीलिया यानी ड्यूक फेडरिक की बेटी और रोजालिंड यानी एग्जाइल ड्यूक ड्यूक सीनियर की बेटी, ये दोनों कज़न सिस्टर्स आपस में बैठकर वो बातें कर रही होती हैं, जहाँ पर सीलिया रोजालिंड को चीयर अप करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि रोजालिंड अपने पिता के एग्जाइल कर दिए जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। बट सीलिया के बहुत ज़्यादा मनाने के बाद रोजालिंड फिर ये प्रॉमिस करती है कि वो अब से जितना ज़्यादा हो सके वो खुश रहने की कोशिश करेगी। इसके बाद फिर वहाँ पर पहले तो एक क्लाउन या जोकर जिसका नाम टचस्टोन होता है, तो वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आकर वो सीलिया को ये इन्फॉर्म करता है कि उसके पिता ड्यूक फेडरिक उससे मिलना चाहते हैं और उससे बुला रहे हैं। और उसके बाद एक और अटेंडेंट या सर्वेंट वहाँ पर आकर वो उन्हें ये इन्फॉर्म करता है कि चार्ल्स जो रेसलर है, तो उसने ऑलरेडी 3 चैलेंजर्स को बुरी तरीके से हरा दिया है, जिसमें कि उसने एक चैलेंजर की तो बुरी तरीके से रिब की हड्डी भी तोड़ दी है। और इतना ही नहीं, वो सर्वेंट उन्हें ये भी बताता है कि जहाँ पर वो लोग अभी मौजूद हैं या खड़े हैं, तो उसी स्पॉट पर थोड़ी देर में एक रेसलिंग मैच स्टार्ट होने वाला है, और अगर वो थोड़ी देर तक वहाँ पर रुकते हैं तो वो फिर उस मैच को देखने का लुत्फ उठा पाएंगे और उसे एंजॉय कर पाएंगे। जिसके बाद फिर सभी लोग वहाँ पर धीरे धीरे करके एकत्रित या जमा हो जाते हैं, और ड्यूक फेडरिक फिर उन दोनों लड़कियों को ये सजेस्ट करते हैं कि तुम में से कोई जाकर उस लड़के को यानी ऑरलैंडो को ये समझाओ कि वो इस मैच में पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि इससे वो सीरियसली इंज्योर हो सकता है। बट जब वो उसे समझाने जाती हैं तो ऑरलैंडो उनकी बात नहीं मानता है, और लास्ट में वो उस मैच को यानी उस रेसलिंग मैच को जीत भी लेता है। सुनाओ, उस रेसलिंग मैच को जीतने के बाद जब ड्यूक फेडरिक उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उसका नाम ऑरलैंडो है, सन ऑफ रोलैंड द बॉयज। जिसे सुनकर ड्यूक फेडरिक बहुत ही फ्यूरियस या गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि सर रोलैंड द बॉयज उनके दुश्मन हुआ करते थे। इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं बिना ऑरलैंडो को कोई प्राइज़ दिए ही। इसीलिए रोजालिंड फिर क्या करती है कि वो अपने गले से एक नेकलेस को उतार कर वो ऑरलैंडो को उसे एज अ प्राइस उसके गले में पहना देती है, और उन दोनों को ही एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन फील होता है, और उन दोनों को लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों लेडीज़ फिर यानी सीलिया और रोजालिंड वो वहाँ से चली जाती हैं, बट ऑरलैंडो को तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तो इसीलिए वहाँ पर खड़े एक अटेंडेंट या सर्वेंट से पूछने पर ऑरलैंडो को ये पता चलता है कि वो रोजालिंड है जिसने कि उसे वो नेकलेस पहनाया है। और वो सर्वेंट ऑरलैंडो को ये भी इंस्ट्रक्ट करता है कि वो जल्द से जल्द वहाँ से चला जाए, बिकॉज ड्यूक फेडरिक उससे बिल्कुल खुश नहीं है, वो उससे नाराज़ हैं, क्योंकि वो उनके दुश्मन का बेटा है। जिसके बाद ऑरलैंडो फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। अब वहीं फ्रेंच पैलेस में हम ये देखते हैं कि रोजालिंड अपने सिस्टर सीलिया के सामने वो ऑरलैंडो के लिए अपने अफेक्शन को या अपने लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग को कन्फेस करती है। बट तभी जब ये दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं तो उनके बीच में ड्यूक फेडरिक आकर उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं, और वो एकदम गुस्से में वहाँ पर आकर वो रोजालिंड से ये कहते हैं कि उसे फ्रेंच कोर्ट से बहिष्कार किया जाता है, उसे बैनिश कर दिया गया है, और 10 दिन के अंदर अंदर उसे फ्रेंच कोर्ट या पैलेस को छोड़कर जाना होगा। और अगर वो 10 दिन के बाद भी वो कोर्ट के आसपास या उसके 20 मील दूर तक भी दिखाई देती है कहीं पर, तो उसे मार दिया जाएगा फिर। अब ये सुनकर रोजालिंड फिर प्रोटेस्ट करने लगती है कि मैंने आज तक कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया है, और ना ही मैं कोई देशद्रोही या गद्दार हूँ, तो आप मुझे क्यों बैनिश कर रहे हैं, मेरी गलती क्या है। और सीलिया भी अपने फादर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो ऐसा ना करे, बट इस बार ड्यूक फेडरिक किसी की एक नहीं सुनते हैं, और वो बस अपना फाइनल कमांड देकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सीलिया रोजालिंड से ये कहती है कि वो
उसके बिना नहीं रह सकती है, वो उससे अलग होकर नहीं रह सकती है। और अगर रोज़ालिंड को फ्रेंच कोर्ट छोड़कर जाना ही पड़ेगा तो वो भी फिर उसके साथ जाएगी। जिसके बाद वो दोनों फिर एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग रोज़ालिंड के एग्जाइल फादर यानी ड्यूक सीनियर के पास जाएंगे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। बट फिर उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ऐसे प्रिंसेस के भेस में जंगल में सफ़र करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो लोग ये तय करते हैं कि वो दोनों अपनी अपनी भेस को बदल कर जाएंगे। जहाँ पर रोज़लिंड खुद को एक लड़के के भेस में बदल लेगी और अपना नाम गैनीमेड रख लेगी, और सीलिया खुद को एक यंग फार्म गर्ल और शेफर्डेस यानी जो भेड़ चलाने वाली जो महिलाएं होती हैं, तो वो अपने आप को उस भेस में बदल लेगी और अपना नाम एलियाना रख लेगी। एंड मोर ओवर वो लोग फिर ये भी डिसाइड करते हैं कि जंगल में ट्रैवल करना तो बहुत ही बोरिंग होगा, तो इसीलिए वो लोग टचस्टोन नाम का जो क्लाउन है तो वो उसे भी अपने साथ लेकर जाएंगी एंटरटेनमेंट एंड सेफ्टी के पर्पस से। जिसके बाद वो लोग अपने कपड़े, ज्वेलरी और बाकी चीज़ों को पैक करने में लग जाती हैं अपने जर्नी के लिए। और इसी के साथ इस प्ले का फर्स्ट एक्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस प्ले का फर्स्ट एक्ट, और अब हम चलते हैं इसके सेकेंड एक्ट की ओर। तो इसके सेकेंड एक्ट की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि ड्यूक सीनियर जो थे यानी वो एग्जाइल ड्यूक या रोज़लिंड के पिता, जिन्हें कि ड्यूक फेडरिक ने एग्जाइल करवा दिया था, तो वो अपने कुछ आदमियों के साथ बैठकर वो जंगल में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर ड्यूक सीनियर अपने आदमियों से या लॉर्ड से ये कहते हैं कि ये फॉरेस्ट किसी पैराडाइज से या जन्नत से कम नहीं है, जिसने उन्हें वो सब कुछ दिया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, और यहाँ पर वो एकदम परफेक्टली हैप्पी हैं। जिसके बाद वो अपने आदमियों से शिकार पर जाने के लिए पूछते हैं, हिरन के शिकार पर, ताकि वो अपने खाने का इंतज़ाम कर सके। तो ड्यूक सीनियर के एक लॉर्ड जो कि वहीं मौजूद होता है, तो वो उनसे ये कहता है कि जैक जो है, जैक उनके ही एक दूसरे लॉर्ड का नाम है जो कि हमेशा थोड़ा उदास या दुखी रहता है। तो वो फर्स्ट लॉर्ड ड्यूक सीनियर से ये कहता है कि जैक ने जंगल में एक घायल या जख्मी हिरन को देखा था, और उसका ये कहना है कि हम लोग जंगल में से जानवरों के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं और हम लोग और ज़्यादा एक्सपैंड करते जा रहे हैं। तो क्या इस तरह से हिरन को मारना वर्चुअस है? तो ड्यूक फिर ये पूछते हैं कि आखिर ये जैक है कहाँ, उसे ज़रा ढूंढ कर या बुलाकर मेरे पास लेकर आओ, तो मुझे उससे कुछ बात करना है। अब देखिए, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि इस प्ले में जैक नाम के दो कैरेक्टर हैं। एक जैक दी बॉयज़ जो कि सर रोलैंड दी बॉयज़ के बेटे हैं, और दूसरा ओनली जैक जो कि ड्यूक सीनियर के वन ऑफ द लॉयल लॉर्ड्स में से एक हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। अब वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के पैलेस में ड्यूक फेडरिक को ये पता चलता है कि उनकी बेटी सीलिया और रोज़लिंड ये दोनों कल रात को ही पैलेस से कहीं भाग गई हैं, और एक अटेंडेंट ड्यूक फेडरिक को ये इन्फॉर्म करता है कि आखिरी बार उन्हें आपस में ये कहते सुना गया था कि ऑरलैंडो कितना कमाल का है। तो अब ड्यूक फेडरिक का फिर सारा शक ऑरलैंडो पे चला जाता है, इसीलिए वो अपने आदमियों को ये ऑर्डर देते हैं कि ओलिवर के घर जाओ और वहाँ से ऑरलैंडो को लेकर आओ, और अगर ऑरलैंडो वहाँ पर ना मौजूद हो तो फिर तुम लोग उसके बड़े भाई ओलिवर को ही अरेस्ट कर कर यहाँ लेकर आओ। अब वहीं अगर हम लोग बात करें ऑरलैंडो की, तो चार्ल्स के साथ उस रेसलिंग मैच को जीतने के बाद ऑरलैंडो जब अपने घर पहुंचता है, तो वहां पर एडम जो उसके फैमिली के ओल्ड सर्वेंट होते हैं, तो वो उसे सीक्रेटली ये बताते हैं कि उसका बड़ा भाई ओलिवर उसे मारने की पूरी प्लानिंग कर चुका है, और आज रात जब ऑरलैंडो सो रहा होगा तो ओलिवर के आदमी लोग उसे सोते हुए ही पूरे कमरे के साथ उसे जलाकर मार देंगे, और अगर वो बच भी जाता है तो ओलिवर फिर उसे किसी और तरीके से मरवा देगा। तो अब एडम की बातों को सुनने के बाद ऑरलैंडो उनसे ये कहता है कि मैं अब और जाऊँ भी किधर, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं बाहर जाकर सरवाइव कर सकूँ अकेले। तो एडम फिर उसे 500 क्राउन्स जो कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में सेविंग्स करके रखी होती है, तो एडम उसे ऑरलैंडो को दे देते हैं वो 500 क्राउन्स, और प्लस वो ऑरलैंडो से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यानी ऑरलैंडो उसे भी अपने साथ लेकर चले। तो ऑरलैंडो उनकी बात पर राज़ी हो जाता है, और वो दोनों फिर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब बात करें अगर हम रोज़ालिंड और सीलिया की, जो कि अपना नाम और भेस बदलकर भाग निकले थे,
टचस्टोन नामक उस क्लाउन के साथ। तो वो लोग आर्डन के फॉरेस्ट में चलते चलते बुरी तरह से थक गए होते हैं और फिर वो थोड़ा आराम करने के लिए वो अब एक जगह पर बैठ जाते हैं। बट अब कहीं से उस फॉरेस्ट में दो शेफर्ड बात करते करते वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है कोरिन, जो कि थोड़ा बुजुर्ग हो चुके होते हैं, और दूसरे शेफर्ड का नाम होता है सिल्वियस, जो कि एक यंग शेफर्ड होता है और वो फीबी नाम की एक दूसरी शेफर्डेस से बेहद प्यार करता है। बट फीबी उससे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, तो इसी मैटर को लेकर सिल्वियस कोरिन से बात कर रहा होता है। बट जब कोरिन उसे लव से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर एडवाइस देते हैं तो सिल्वियस उनसे ये कहता है कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए वो उसके दिल का हाल नहीं समझ सकते हैं कि वो किस हालत से गुजर रहा है। जिसके बाद सिल्वियस फिर वहाँ से चला जाता है। तो सिल्वियस के वहाँ से जाने के बाद रोजालिंड, सिलिया और वो क्लाउन टचस्टोन, वो तीनों कोरिन के पास आकर वो उनसे ये पूछते हैं कि क्या उन्हें कुछ गोल्ड कॉइन्स के बदले में खाना मिल सकता है। तो कोरिन उनसे ये कहते हैं कि वो खुद किसी और लैंडलॉर्ड के लिए काम करता है, इसीलिए उसे दूसरों को हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करने की परमिशन नहीं है। बट हाउएवर कोरिन उन्हें ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि वहाँ की जो ज़मीन है, वो वहाँ का फार्म और उसमें मौजूद जो सभी जानवर हैं वो सब सेल के लिए हैं। वैसे तो वो सिल्वियस को ये सब बेचने के लिए आए थे, बट शायद सिल्वियस अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो किसी और चीज़ के साथ अभी बिजी है। तो रोजालिंड फिर फौरन वो कोरिन से ये कहती है कि वो इस पूरे प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तैयार है, और प्लस वो कोरिन को एक जॉब भी ऑफर करती है कि वो उसके लिए काम करे, वो भी और ज़्यादा बेहतर सैलरी के साथ। तो कोरिन फिर खुशी खुशी राज़ी हो जाते हैं और वो उनकी मदद भी करते हैं उन्हें वो प्रॉपर्टी खरीदवाने में। अब इसके बाद स्टोरी में फिर आगे क्या होता है कि ऑरलैंडो और एडम ये दोनों भी जंगल में चलते चलते बुरी तरीके से थक चुके होते हैं, और क्योंकि एडम काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं तो वो ऑरलैंडो से ये कहते हैं कि वो अब जंगल में और नहीं चल पाएंगे। जिसके बाद ऑरलैंडो उन्हें ये प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही उनके लिए कहीं से किसी शेल्टर का और खाने के लिए किसी भोजन का बंदोबस्त करेगा, और ऑरलैंडो फिर एडम को वहीं अकेले छोड़कर वो फूड और शेल्टर की तलाश में निकल जाता है, जंगल में अकेले ही। अब जंगल में जब एग्जाइल ड्यूक यानी ड्यूक सीनियर अपने बहुत से लॉर्ड्स या आदमियों के साथ बैठकर वो जैक की राह देख रहे होते हैं, और जैसे ही ड्यूक सीनियर अपने कुछ आदमियों को जैक की तलाश करने के लिए भेजने ही वाले होते हैं कि तभी जैक वहाँ पर उनके पास आ पहुँचता है और वो काफ़ी खुश नज़र आता है। तो ड्यूक के पूछने पर जैक उन्हें इन्फॉर्म करता है कि जंगल में उसकी मुलाकात एक क्लाउन या फूल से हुई है, जो कि इतना फनी था कि उसने यानी जैक ने उस क्लाउन के साथ हंसते हंसते 1 घंटे बिता दिए। बट अब इतने में ही ऑरलैंडो फूड और शेल्टर की तलाश करते करते वो ड्यूक सीनियर और उनके आदमियों के बीच आ पहुंचता है, और वो उन सबको तलवार दिखाते हुए वो उन सबसे ये कहता है कि अब और कोई खाना नहीं खाएगा, इस खाने की मुझे अभी सख्त ज़रूरत है। तो ड्यूक सीनियर फिर उसे आराम से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इस खाने की ज़रूरत है तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो और आराम से बैठ कर खा सकते हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ड्यूक के इतने पोलाइट मैनर्स को देखकर ऑरलैंडो अपने बिहेवियर के लिए वो उनसे माफ़ी मांगता है, और फिर वो उनसे ये रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं जिन्हें कि इस खाने की सख्त ज़रूरत है भी। तो ड्यूक सीनियर फिर उससे ये कहते हैं कि ठीक है, तुम उन्हें लेकर आओ, तब तक हम में से कोई इस खाने को हाथ भी नहीं लगाएगा। जिसके फिर थोड़ी ही देर बाद ऑरलैंडो एडम को अपने कंधे पर उठाकर वो लेकर आता है, और खाने के बाद ऑरलैंडो और एडम वो दोनों ड्यूक को धन्यवाद करते हैं उनके हॉस्पिटैलिटी के लिए। जिसके बाद ड्यूक सीनियर ऑरलैंडो को ये बताते हैं कि वो ऑरलैंडो के पिता को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जिसके बाद फिर वो लोग एक गुफा में जाते हैं जहाँ पर ड्यूक और उसके आदमी लोग रहा करते थे उस जंगल में सरवाइव करने के लिए। और वहाँ उस गुफा में पहुँचने के बाद ड्यूक फिर ऑरलैंडो को अपनी लाइफ की स्टोरी बताते हैं कि कैसे वो राजमहलों से यहाँ इस जंगल में आ पहुँच गए हैं। और इसी पॉइंट पर आकर इस प्ले का सेकंड एक्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस प्ले का सेकंड एक्ट, और अब हम चलते हैं इस प्ले के थर्ड एक्ट की ओर। तो इसके थर्ड एक्ट की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि फ्रांस के ड्यूकल पैलेस में ड्यूक फेडरिक हमें बहुत ही गुस्से में दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उन्हें या उनके आदमियों को ऑरलैंडो ढूंढने पर नहीं मिलता है ओलिवर के घर पर।
इसीलिए ड्यूक फेडरिक ऑरलैंडो के बड़े भाई ओलिवर को बुलाकर वो उससे ये कहते हैं कि उसके पास पूरा 1 साल का समय है और इस 1 साल के अंदर वो अपने भाई को कहीं से भी ढूंढ कर लाए, चाहे जिंदा या मुर्दा। उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस ऑरलैंडो चाहिए। और जब तक ओलिवर अपने छोटे भाई ऑरलैंडो को ढूंढ कर नहीं लाता और उसे ड्यूक को नहीं सौंप देता, तो तब तक ओलिवर की सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा एस्टेट ड्यूक फेडरिक के कब्जे में रहेगा। तो ओलिवर ड्यूक से ये कहता है कि मैं तो खुद अपने भाई से बहुत नफरत करता हूँ, प्लीज़ मुझे इस मामले में मत घसीटिए। बट ड्यूक फेडरिक उसकी एक नहीं सुनते हैं। तो अब ओलिवर की प्रॉब्लम ये है कि उसे अपने भाई ऑरलैंडो को ढूंढना है जो कि जंगल में कहीं भाग गया है, और ऑरलैंडो की प्रॉब्लम ये है कि वो रोजलिन को खोजना चाहता है और उसे हासिल करना चाहता है। बट अब क्योंकि वो जंगल में है और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए ऑरलैंडो और रोजालिंड की याद में वो लव पोइट्रीज लिखता और उसे वो जंगल के पेड़ों पर चिपका देता या उसे टांग देता। और प्लस वो पेड़ों पर रोजालिंड के नाम को भी कार्व कर दिया करता। तो जब ऑरलैंडो इसी तरह से जंगल में और भी पेड़ों को डेकोरेट कर रहा होता है, तो तभी फिर वहाँ पर सीन में कोरिन जो ओल्ड शेफर्ड होते हैं वो, और टचस्टोन वो क्लाउन, ये दोनों फिर वहाँ सीन में एंटर करते हैं। एंड वो दोनों इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कंट्री लाइफ के क्या एडवांटेजेस हैं और कोर्टली लाइफ या शाही ज़िंदगी के क्या एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग लोकेशन से या जगहों से या स्पेस से बिलोंग करते थे। जिसके बाद रोजलिन फिर वहां पर आकर, जो कि अभी भी एक लड़के के भेस में एज गैनीमेड खुद को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो वो वहां पर आ पहुंचती है और उसके हाथ में एक लव पोयम होता है जिसे कि ऑरलैंडो ने लिखकर पेड़ों पर चिपकाया था। तो रोजलिन जब उसे पढ़ती है तो वो क्लाउन टचस्टोन फिर वो उस पोयम में लिखे लाइंस का मजाक उड़ाता है और वो फिर अपने खुद के कुछ बनाए हुए लाइंस को बड़बड़ाने लगता है। जिसके बाद फिर सिलिया यानी रोजलिंड की कजन सिस्टर, जो कि एक यंग फार्म गर्ल या शेफर्डेस एलियाना के भेस में होती है, तो वो भी वहाँ पर आ पहुँचती है और उसके हाथ में भी ऑरलैंडो के द्वारा लिखा गया एक और लव पोयम होता है जिसे कि पढ़ते हुए वो सीन में एंटर करती है। और फिर सिलिया टचस्टोन और कोरिन को ये ऑर्डर देती है कि वो लोग अब उन्हें अकेला छोड़ दे। जिसके बाद सिलिया रोजलिन को ये बताती है कि उसे एक्चुअली ये पता है कि ये लव पोएम्स किसने लिखे हैं। तो रोजलिन फिर उससे बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे जल्दी बताए कि वो पोएम्स किसने लिखे हैं। और जब रोजलिन को ये पता चलता है कि वो लव पोएम्स ऑरलैंडो ने लिखे हैं, तो वो सीलिया से फिर बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। बट सीलिया अभी उसे ये नहीं बताती है कि उसने ऑरलैंडो को फॉरेस्ट में या जंगल में ही देखा है। कि अब इतने में ही ऑरलैंडो और जैक खुद वहां पर उसी स्पॉट के पास बात करते हुए पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जैक वहां से चला जाता है। तो अब ऑरलैंडो जब बिल्कुल अकेला होता है, तो रोजलिन जो कि अभी भी एक लड़के के भेस में एज गैनीमेड बनी होती है, तो वो फिर उसके सामने आती है और वो फिर उससे एकदम मर्दाना टोन में या मैनली स्टाइल में बातें करने लगती है। और वो लोग फिर वेरियस टॉपिक्स पर बात करते हैं, जैसे कि टाइम के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर। और लास्टली फिर रोजलिन ऑरलैंडो से ये कहती है कि पता नहीं इस जंगल में कौन यहाँ प्यार में पागल होकर सभी पेड़ों पर रोजलिन रोजलिन नाम लिख दे रहा है। तो ऑरलैंडो फिर फ्रीली उसे ये कहता है कि वो लव सिक यूथ मैं ही हूँ। तो रोजलिन अब ऑरलैंडो को ये ऑफर करती है कि वो उसे ठीक कर सकती है और वो उसे इस लव सिकनेस से बाहर निकाल सकती है। बट इसके लिए ऑरलैंडो को उसके साथ कोऑपरेट करना होगा और एक एक्ट में पार्ट लेना होगा। यानी ऑरलैंडो को रोज रोज गैनीमेड, जो कि डिस्गाइज रोजालिंड ही है, तो ऑरलैंडो को रोज रोज गैनीमेड के घर आकर उसे कोर्ट करना होगा, ये मानकर कि गैनीमेड ही उसकी लव रोजालिंड है। जबकि रियलिटी में भी यही सच्चाई है कि गैनीमेड ही रोजालिंड है, बट उसने अभी अपना गेटअप चेंज किया हुआ है। तो रोजालिंड के इस शर्त को ऑरलैंडो एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो लोग एक दूसरे को गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो अब स्टोरी में फिर आगे क्या होता है कि टचस्टोन जो था यानी वो क्लाउन, तो उसे भी जंगल में एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम होता है ऑड्रे, जो कि एक गोटहर्ड यानी भेड़ चलाने वाली लड़की होती है और बहुत ही सिंपल और चेस्ट लेडी। तो टचस्टोन फिर उसको अपने दिल की फीलिंग्स बताता है, उससे शादी करके उसे अपने जीवन साथी बनाने की भी बात रखता है। तो ऑड्रे जो कि बहुत ही सिंपल सी लड़की होती है, तो वो चीज़ों को बिना घुमाए फिराए वो सीधे सीधे उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद ये दोनों फिर
एक प्रीस्ट जिनका नाम सर ओलिवर मार्टिक्स होता है और जो कि वहीं पास के गांव में रहते थे। तो ये दोनों उनसे मिलने के लिए काफ़ी जल्दबाजी करने लगते हैं ताकि उनकी वो शादी करा दे। और जब वो प्रीस्ट वहाँ पर पहुँचते हैं तो शादी के रस्म के अनुसार लड़की का हाथ देने के लिए लड़की के साइड से या उसके परिवार के साइड से कोई होना चाहिए, वरना वो शादी फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अब जैक जो कि अब तक टचस्टोन को फॉलो कर रहा था, छुप छुप कर उसका पीछा कर रहा था, तो वो फिर उसके सामने बाहर निकल कर आता है और वो फिर उन्हें ये कहता है कि वो ऑड्री के साइड से लड़की का हाथ देने में और उनकी उस रस्म को पूरा करने में उनकी मदद कर सकता है। बट शादी के शुरू होने से पहले जैक टचस्टोन को ये कहता है कि क्या तुम जैसे पढ़े लिखे इंसान को सच में ऐसे अननोन जगह पर शादी करनी चाहिए जहाँ पर कोई विटनेस करने के लिए भी ना हो, और वो भी ऐसे प्रीस्ट के हाथों। तो टचसोन फिर थोड़ा सोचता है और फिर वो ये डिसाइड करता है कि ठीक है, अभी मैं अपनी शादी को पोस्टपोन कर देता हूँ और जैक तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। अब वहीं जंगल में दूसरी तरफ रोजालिंड और सीलिया वो दोनों ऑरलैंडो के आने का इंतज़ार कर रही होती हैं। बट जब ऑरलैंडो काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी नहीं आता है तो रोजालिंड बहुत परेशान हो जाती है और सीलिया फिर उससे पहले तो ये कहती है कि देखा, इन लवर्स का कोई भरोसा नहीं है, इनके लिए प्रोमिसेस का भी कोई वैल्यू नहीं है। बट फिर सीलिया उसे ये कहती है कि मैं भी शायद ऑरलैंडो ड्यूक सीनियर के साथ बिजी हो सकता है उनकी मदद करने में। जिसके बाद फिर कोरिन जो ओल्ड शेफर्ड होते हैं तो वो वहाँ पर आकर वो रोजालिंड को ये इन्फॉर्म करते हैं कि अभी अभी उन्होंने सिल्वियस और उसके बिलवेड फीबी को, उन दोनों को एक साथ ढूंढ लिया है और अगर आप लोग अभी मेरे साथ चलोगे तो मैं आप लोगों को उनके एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जा सकता हूँ। तो अब ये दोनों लोग यानी रोजालिंड और सीलिया ये दोनों फिर कोरिन के साथ उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सिल्वियस और फीबी मौजूद होते हैं और बैकग्राउंड में छुपकर ये लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। जहां पर सिल्वियस फीबी से बार बार प्यार की भीख मांग रहा होता है, बट फीबी उसे भाव नहीं देती है और वो उसे ये कहती है कि देखो, तुम्हें जैसा भी फील हो रहा हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब ये सब सुनकर रोजालिंड जो कि अभी भी लड़के के भेष में होती है एज गैनीमेड, तो वो फिर पीछे से निकलकर बाहर आती है और वो फिर फीबी से ये कहती है कि देखो, तुम ना इतना ज़्यादा इतराओ मत, तुम बस एक सिंपल सी या प्लेन से दिखने वाली लड़की हो और इस सिल्वियस ने तो कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी तारीफ करके ना तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है। तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हें सिल्वियस जैसा लवर मिल रहा है जो कि तुम्हें इतना चाहता है और तुम्हें एडमायर करता है। बट तुम हो कि फालतू में इतने नखरे दिखा रही हो, वो भी ऐसे प्लेन लुक्स लेकर। तो अब इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट करने के बाद भी फीबी गुस्सा नहीं होती है, बल्कि वो उल्टा रोजालिंड से ही प्यार कर बैठती है क्योंकि वो एक लड़के के भेष में होती है एज गैनेमेड। तो रोजालिंड फिर फीबी को डांट लगाती है और वो उससे ये कहती है कि तुम मेरी बातों को छोड़ो और सिल्वियस क्या कह रहा है तुम उसकी बातों पर ध्यान दो। और फिर बिना अपना कोई एड्रेस बताए वो तीनों यानी रोजालिंड, सीलिया और कोरिन वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फिर फीबी भी रोजालिंड के डिस्गाइज कैरेक्टर गैनीमेड के प्यार में पड़कर वो लव सिकनेस से सफ़र करना शुरू कर देती है और तब फिर उसे समझ आता है कि सिल्वियस को अंदर से कैसा फील हो रहा होता है। तो इसीलिए वो फिर उसके साथ समय बिताने के लिए और लव के टॉपिक्स पर बात करने के लिए राज़ी हो जाती है। और इसके अलावा वो सिल्वियस से ये भी कहती है कि वो गैनीमेड को एक लेटर लिखेगी जिसमें कि सिल्वियस भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि फीबी के खुशी में ही सिल्वियस की खुशी होती है। और इसी के साथ इस प्ले का थर्ड एक्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस प्ले के थर्ड एक्ट को और अब हम चलते हैं इसके फोर्थ एक्ट की तरफ। तो इसके फोर्थ एक्ट की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि रोजालिंड जो कि अभी भी एक लड़के के भेष में एस गैनीमेड बनी होती है, तो वो जैक से अब पहली बार फेस टू फेस बातें करती है जहाँ पर जैक उससे ये समझाते हैं कि वो हमेशा सैड, सोम्बर या मेलनकलिक मूड में क्यों रहते हैं। तो जैक के अकॉर्डिंग उसने इस दुनिया के हार्श रियलिटी को बहुत ही गहराई से देखा है और वो हैप्पीनेस के ट्रांसिएंट नेचर या फेडिंग नेचर को भी अच्छे से समझते हैं। तो उनके उसी विजडम और डेप्थ की वजह से वो मेलनकलिक या सैड रहना प्रेफर करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड रोजलिन जैक से ये कहती है कि वो किसी क्लाउन या फूल के कंपनी में रहना ज़्यादा प्रेफर करेगी क्योंकि इससे वो खुश रहेगी, बजाय कि किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर हमेशा सोचता रहे और दुखी रहे। अब तभी वहाँ पर
ऑरलैंडो भी वहाँ आ जाता है अपने वादे के अनुसार, जिसे देखकर रोजलिन जैक को गुड बाय कह देती है और वो ऑरलैंडो के साथ एक्टिंग परफॉर्म करने के लिए वो अंदर से बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाती है। तो देखिए पूरे जंगल में सबको अभी तक यही लगता है कि रोजलिन एक्चुअली एक नौजवान लड़का है जिसका नाम गैनीमेड है, और ऑरलैंडो को भी यही लगता है। इसीलिए गैनीमेड के भेस में रोजलिन जब ये कहती है कि ऑरलैंडो को अब से उसे गैनीमेड की तरह नहीं बल्कि उसके लव ऑफ द लाइफ रोजलिन के नज़रिए से देखना होगा और उसी के नाम से उसे बुलाना होगा, तो ऑरलैंडो फिर हेजिटेट नहीं करता है क्योंकि उसे यही लगता है कि रोजलिन एक्चुअली गैनीमेड है, यानी एक लड़का, और ये सारा एक्टिंग वो बस उसे उसके लव सिकनेस से बाहर निकालने के लिए कर रही है। जबकि रियलिटी तो यही है कि गैनीमेड बस रोजलिन का एक डिसगाइज कैरेक्टर है। तो अब जैसा कि उन लोगों ने एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया था, ऑरलैंडो रोजलिन के पास आता है और वो उसे रोजलिन कहकर बुलाता भी है। बट रोजलिन पहले तो वो उसे डांट लगाती है कि वो पूरे 1 घंटे लेट है और शायद वो रोजलिन से सच में प्यार नहीं करता है। बट फिर वो उससे ये कहती है कि आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ मुझे इम्प्रेस करने का, मुझे वू करने का या अपने दिल की बात कहने का। तो ऑरलैंडो उसे ये कहता है कि मैं रोजलिन को कुछ कहने से अच्छा मैं उसे किस करना ज़्यादा प्रेफर करता। तो रोजलिन फिर उसे ये कहती है कि अगर वो तुम्हें मना कर देती तो तब तुम क्या करते। तो ऑरलैंडो उसे ये कहता है कि तब तो मैं प्यार में अपनी जान दे देता। तो रोजलिन फिर हंसने लगती है और वो उससे ये कहती है कि जब से इस धरती की उत्पत्ति हुई है और जीवन का आरंभ हुआ है, तब से इस धरती पर आज तक कोई भी ऐसा एक आदमी नहीं होगा जिसने प्यार में पड़ने की वजह से अपनी जान दे दी हो। तो इस एक्टिंग के दौरान फिर ऑरलैंडो फाइनली उससे ये पूछता है कि क्या वो उसके लव को एक्सेप्ट करेगी और क्या वो उससे वैसे ही प्यार करेगी। तो रोजलिन फिर उसे ये कहती है कि ऑफ कोर्स वो उससे लव करेगी, और सीलिया उसकी जो कज़न सिस्टर होती है जो कि अभी इलियाना के भेस में होती है, तो वो भी फिर उस एक्टिंग में एंटर करती है एक फेक प्रीस्ट का रोल प्ले करने के लिए, और वो फिर उनका एक मॉक वेडिंग या एक फेक वेडिंग परफॉर्म करवाती है। इसके बाद रोजलिन ऑरलैंडो से ये पूछती है कि उसका कब तक उसे प्यार करने का इरादा है या प्लान है। तो ऑरलैंडो से रिप्लाई देता है कि हमेशा हमेशा के लिए। अब ये सुनकर रोजलिन फिर वो दोनों ही सेक्स या जेंडर के बारे में वो कुछ हार्श कमेंट पास करती है। जैसे कि पहले तो वो ये कहती है कि मेन यानी मर्द जो होते हैं तो वो शादी से पहले वो बहुत ही लविंग, पैशनेट और एनर्जेटिक होते हैं, बिल्कुल अप्रैल मंथ के स्प्रिंग सीजन की तरह। बट शादी के बाद वो दिसंबर मंथ की तरह बिल्कुल अनकेयरिंग और डल या बोरिंग से हो जाते हैं। और सिमिलरली वुमेन्स या महिलाएं जो होती हैं तो वो भी शादी से पहले बहुत ही अच्छे से या परफेक्टली बिहेव करती हैं, बट हनीमून के बाद उनका नेचर भी काफ़ी डोमिनरिंग या अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो अब उनका कन्वर्सेशन चल ही रहा होता है कि इसी पॉइंट पर ऑरलैंडो को ड्यूक सीनियर की तरफ से कॉल आ जाता है और उसे फिर वहाँ से जाना पड़ता है अपने एक्ट को बीच में ही छोड़कर। बट वो प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही वहाँ पर वापस आएगा गैनीमेड से लेसन्स लेने के लिए। पर जाते जाते रोजलिन उससे ये कहती है कि देखो तुम अगली बार लेट मत होना, वरना तुम मुझे रोजलिन कहने का हक खो दोगे और फिर मैं भी तुम्हारे साथ इस एक्टिंग को परफॉर्म और नहीं करूँगी। तो अब ऑरलैंडो के वहाँ से चले जाने के बाद सिलिया रोजलिन से ये कहती है कि बहन तुमने तो हद कर दिया, तुम तो ऐसे पूरे फीमेल सेक्स को ही बदनाम कर दोगी, और ऑरलैंडो के साथ जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो रोजलिन उससे ये कहती है कि देखो मैं ऑरलैंडो से बेहद प्यार करती हूँ, बट अभी इस पॉइंट पर मैं उसे नहीं बता सकती इस लड़के के भेस में, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब वहीं जंगल के दूसरी तरफ ड्यूक सीनियर का एक आदमी या लॉर्ड हिरन का शिकार करता है उनके डिनर के लिए, जिसे देखकर जैक थोड़ा दुखी हो जाता है बिकॉज वो एनिमल किलिंग के खिलाफ होता है या उसके अगेंस्ट होता है। इसीलिए जैक फिर उससे ये कहता है कि तुम अब ये शिकार ड्यूक सीनियर के पास ही जाकर प्रेजेंट करो। जिसके बाद जैक वहाँ मौजूद बाकी और लॉर्ड से वो उन्हें हंटिंग सॉन्ग गाने के लिए कहता है, और वो फिर खुद उस सॉन्ग में वो हंटर्स को धोखेबाज या अनलॉयल बताने की कोशिश करता है कि हंटर्स मदर नेचर के प्रति लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है, और वो उसे ही ख़त्म करते जा रहे हैं।
अब इसी तरह से काफ़ी समय बीत चुका होता है ऑरलैंडो के वहाँ से गए हुए, और रोज़लिंड अब फिर से वो ऑरलैंडो के आने का वेट कर रही होती है, और ऑरलैंडो दोबारा से लेट है कि अब इतने में ही सिल्वियस वहाँ आ पहुँचता है, जो कि फीबी से बेहद प्यार करता था। और वो रोज़लिंड के पास फीबी का एक लेटर लेकर आया होता है, और रोज़लिंड के पूछने पर वो साफ साफ मना कर देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि उस लेटर में क्या लिखा है, सिवाय इसके कि वो लेटर थोड़ा हार्श टोन में लिखा गया है। बट रोज़लिंड को सिल्वियस की बातों पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए वो उस लेटर को सिल्वियस के सामने ही पढ़ने लगती है, जिसके बाद फिर उन्हें पता चलता है कि वो एक लव लेटर है, जो कि फीबी की तरफ से रोज़लिंड के डिस्गाइज मेल कैरेक्टर गैनीमेड के लिए है। और उस लव लेटर के अंदर मौजूद कंटेंट को सुनने के बाद सिल्वियस को बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है, बुरा लगता है अंदर से। सो रोज़लिंड भी सिल्वियस के लिए सॉरी फील करती है, और वो सिल्वियस को फीबी के पास वापस भेज देती है इस मैसेज के साथ कि फीबी सिल्वियस को प्यार करे, वरना गैनीमेड भी कभी उसके प्यार को रेसिप्रोकेट या सपोर्ट बैक नहीं करेगा। तब फाइनली इस फोर्थ एक्ट के लास्ट में क्या होता है कि ओलिवर डी बॉयस, यानी ऑरलैंडो का जो बड़ा भाई होता है, जिसे कि ड्यूक फेडरिक ने ऑरलैंडो को ढूंढकर फ्रेंच कोर्ट में लाने का हुक्म दिया था, तो वो ओलिवर अब जंगल में कहीं से रोज़लिंड और सिलिया के पास आ पहुंचता है, और वहां पर पहुंचकर वो उन्हें ये बताता है कि वो गैनीमेड नाम के किसी बंदे की तलाश कर रहा है, क्योंकि उसे गैनीमेड को एक हैंकरचीफ एज अ टोकन देना है, जिसे कि उसके भाई ऑरलैंडो ने भिजवाया है। तो रोज़लिंड फिर इस बात को कंफर्म करती है कि वही गैनीमेड है, जिसके बाद ओलिवर फिर उन्हें अपने आने का एक डिटेल अकाउंट बताता है कि वो वहाँ पर कैसे और क्यों आया है। तो ओलिवर उन्हें ये बताता है कि जब मैं आर्डन के फॉरेस्ट में एक ओक ट्री के नीचे सो रहा था, तो तभी वहाँ से ऑरलैंडो भी गुजर रहा था, बट क्योंकि उस समय मैं नींद में था और मुझे होश नहीं था, तो मैं ये महसूस नहीं कर पाया कि एक सांप मेरे गले को जकड़ रहा था। बट जब ऑरलैंडो वहाँ से गुजरते हुए उसने ये देखा, तो वो चुपचाप से उसने उस सांप को मेरे गले से निकाल दिया, और मुझे पता भी नहीं चला। बट वो सांप फिर एक झाड़ी में जा घुसा, जहाँ पर एक भूखी शेरनी छुपकर बैठी हुई थी। तो ऑरलैंडो ने फिर मेरी जान बचाने के लिए उसने उस शेरनी से भी लड़ाई किया, और उसने उसे फाइनली हरा भी दिया। बट उनके उस लड़ाई के दौरान शोर की वजह से मेरी आंख नींद से खुल गई, और मैंने ये देखा कि कैसे मेरे भाई ऑरलैंडो ने अपनी जान पर खेलकर वो मुझे उस लायनेस या शेरनी से बचाने के लिए लड़ रहा था। बट उनके उस लड़ाई के दौरान शोर की वजह से मेरी आंख नींद से खुल गई, और मैंने फिर ये देखा कि कैसे मेरा भाई ऑरलैंडो अपनी जान पर खेलकर वो मुझे उस लायनेस या शेरनी से बचाने के लिए वो लड़ रहा था, जिसे देखकर मेरे मन में जो भी नफरत, जलन या ईर्ष्या मेरे मन में मौजूद थी अपने भाई ऑरलैंडो के लिए, तो वो सब फिर प्यार में बदल गया। इसके बाद ऑरलैंडो मुझे ड्यूक सीनियर के पास उनके केव में लेकर गया, और उनकी हॉस्पिटैलिटी भी प्रोवाइड करवाई। बट उसके बाद फिर ऑरलैंडो के उस लायनेस से या शेरनी से फाइट के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने की वजह से वो बेहोश हो गया, और जब वो फिर थोड़ी देर बाद होश में आया, तो उसने फिर अपने खून से लिपटे हुए एक हैंकरचीफ को देते हुए मुझे ये बोला कि मैं उसे गैनीमेड को जाकर दे दूँ, और ऑरलैंडो की तरफ से उसे सॉरी भी कहूँ अपने प्रॉमिस को ब्रेक करने के लिए और टाइम पर ना पहुँच पाने के लिए। तो अब ये सब सुनने के बाद और उस खून से लिपटे हुए हैंकरचीफ को देखने के बाद रोज़लिंड वहीं पर बेहोश हो जाती है, और फिर सिलिया के सपोर्ट से वो वापस उठ खड़ी होती है, और वो फिर ये कहती है कि वो बेहोश होने का बस एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि वो इतने देर से ऑरलैंडो के साथ रोज़लिंड होने का एक्टिंग कर रही थी, तो ये बेहोश होना भी उसके उसी रोज़लिंड वाले कैरेक्टर का एक अनकॉन्शियस रिएक्शन था। बट ये सब झूठ बात है, बल्कि रियलिटी तो यही है कि वो सच में बेहोश हो गई थी, क्योंकि हकीकत में वही रोज़लिंड है जो कि ऑरलैंडो से प्यार करती है। इसके बाद ओलिवर ये सारी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ या अपडेट्स उन्हें देने के बाद वो वापस ऑरलैंडो के पास चला जाता है, और ऑरलैंडो फिर वो बताता है कि कैसे गैनीमेड ने उसके स्टोरी पर रिएक्ट किया, और इसी पॉइंट पर आकर इस प्ले का फोर्थ एक्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस प्ले का फोर्थ एक्ट, और अब हम चलते हैं इसके फाइनल या फिफ्थ एक्ट की ओर। तो इसके फिफ्थ एक्ट की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि
टचस्टोन जो क्लाउन होता है तो वो अभी भी अपने होने वाली वाइफ ऑड्री के साथ ही होता है, और ऑड्री इस चीज़ के लिए बहुत एंग्शियस होती है कि उनकी शादी जल्दी हो जाए। तो टचस्टोन भी उसे प्रॉमिस करता है कि जल्दी ही वो किसी अच्छे से प्रीस्ट को ढूंढकर वो उनकी शादी के रिचुअल्स और सेरेमनीज को पूरा करेंगे। जिसके बाद फिर टचस्टोन ऑड्री से ये पूछता है कि अच्छा तुम मुझे फिर ये बताओ कि वो दूसरा आदमी कौन था जो तुम्हें पहले क्लेम कर रहा था। अब ऑड्री के कुछ कहने या बोलने से पहले ही वो दूसरा आदमी जो कि ऑड्री को पहले क्लेम कर रहा था वो वहाँ पर आ जाता है, और उस व्यक्ति का नाम होता है विलियम। विलियम बहुत ही सीधा साधा और पोलाइट किस्म का इंसान होता है जो कि ऑड्री से प्यार करता था। बट उसके वहाँ आने के थोड़ी देर बाद ही टचस्टोन विलियम से साफ साफ ये कह देता है कि देखो तुम ऑड्री का पीछा छोड़ दो और ऑड्री को मुझसे शादी करने दो। और इतना ही नहीं, वो विलियम को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी देता है अगर वो ऑड्री के पास दोबारा आया तो। सो नाउ विलियम फिर वहाँ से चला जाता है, एंड कोरिन यानी वो ओल्ड शेफर्ड जो होते हैं वो वहाँ पर आकर वो टचस्टोन से ये कहते हैं कि गैनीमेड और एलियाना यानी रोजालिंड और सिलिया वो उसे बुला रहे हैं और उससे मिलना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ ऑर्लैंडो का जो बड़ा भाई है ऑलिवर, तो वो उसे बताता है कि उसे एलियाना से यानी सीलिया से, जो कि एक यंग फार्म गर्ल के भेस में अभी है, तो ऑलिवर को उससे प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है। एंड खुशी की बात तो ये है कि एलियाना ने या सीलिया ने भी इस शादी के लिए हाँ कर दिया है। तो ओलिवर के इस न्यूज़ को सुनने पर ऑर्लैंडो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो फिर उनसे ये कहता है कि क्या इतने कम समय के बस मुलाकात में या बस मिलने भर में ही क्या किसी से प्यार भी हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है। तो अब क्योंकि ओलिवर काफ़ी खुश होता है तो वो ऑर्लैंडो से ये कहता है कि वो उसे अपनी प्रॉपर्टी और रेवेन्यू भी दे देगा ताकि वो आराम से शादी करके एलियाना के साथ यहाँ कंट्री साइड में रह सके शांति से। और इसके साथ ही ऑलिवर ऑर्लैंडो को ये भी बताता है कि अगले दिन ही उन्होंने शादी करने का प्लान किया है। सो नाउ ऑर्लैंडो एक तरफ वो अपने भाई के शादी के लिए खुश भी होता है, पर दूसरी तरफ वो भीतर से बहुत दुखी भी होता है, सैड भी फील करता है क्योंकि वो रोजालिंड को मिस कर रहा होता है। कि अब तभी फिर रोजालिंड वहाँ पर डिस्गाइज एज गैनीमेड वो वहाँ पर आ जाती है और ओलिवर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रोजालिंड और ऑर्लैंडो ये दोनों इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं या बातें करने लगते हैं कि ओलिवर और एलियाना को यानी सिलिया को कितनी जल्दी एक दूसरे से गहरा प्यार हो गया है। जिसके बाद फिर ऑर्लैंडो रोजालिंड से ये कहता है कि मैं अपने भाई ओलिवर के लिए खुश तो ज़रूर हूँ, बट भीतर से मैं कल भी यानी अपने भाई के शादी वाले दिन भी मैं डिप्रेस्ड ही रहूँगा क्योंकि मैं उस टाइम रोजालिंड के साथ रहना चाहता था। तो अब रोजालिंड जो कि अभी भी एक लड़के के भेस में ही है, तो वो ऑर्लैंडो से ये कहती है कि देखो कल मैं भी तुम्हारे लिए रोजालिंड बनने की एक्टिंग नहीं कर सकता। जिसके रिप्लाई में ऑर्लैंडो उससे ये कहता है कि हाँ, मैं भी अब सिर्फ रोजालिंड के ख्यालों में या उसकी यादों के सहारे और जिंदा नहीं रह सकता। तो रोजालिंड फिर उससे ये कहती है कि देखो मुझे ना सीक्रेट मैजिक या रहस्यमय जादू का भी ज्ञान या नॉलेज है, और अगर तुम सच में रोजालिंड से प्यार करते हो और तुम उसके बिना नहीं जी सकते तो मैं तुम्हारे लिए ये प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं तुम्हारे लिए रोजालिंड को जादू से यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा। जिसके बाद फिर तुम और रोजालिंड भी कल ही ओलिवर और एलियाना के शादी के साथ साथ अपनी शादी कर लेना। तो अब उसी समय फीबी और सिल्वियस भी वहाँ पर आ पहुँचते हैं, और फीबी जो कि अभी भी रोजालिंड को एक लड़का ही समझती है एज गैनीमेड, तो इसीलिए फीबी अब डायरेक्टली वो गैनीमेड को यानी डिस्गाइज रोजालिंड को ही वो उससे अपने लव को एक्सप्रेस करने लगती है। बट रोजालिंड उससे ये कहती है कि वो सिल्वियस को प्यार करे और उसके लव को रेसिप्रोकेट करे क्योंकि गैनीमेड किसी भी लड़की को वो प्यार नहीं करता है। तो अब इसी नॉनसेंस वाले लव ट्रायंगल से बाहर निकलने के लिए रोजालिंड एज गैनीमेड वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से ये कह देती है कि वो कल सभी लोगों का शादी करवाएगी, इसीलिए तुम सब लोग अब मुझसे कल मिलना। और इतना कहकर वो उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। इसे सुनकर टचस्टोन और ऑड्री भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो लोग ये कमेंट करने लगते हैं कि कल का दिन कितना अमेजिंग होगा जब उन दोनों की भी शादी होगी।
तो फाइनली अगले दिन जब उन सारे कपल्स की शादी होने वाली होती है तो वहाँ पर ड्यूक सीनियर और उनके सभी लॉर्ड्स भी मौजूद होते हैं। ऑरलैंडो, ओलिवर और सीलिया भी रेडी होते हैं। और ड्यूक सीनियर फिर वो ऑरलैंडो से ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि गैनीमेड ने जैसा तुमसे कहा है वो सच में वैसा कर पाएगा। तो ऑरलैंडो उन्हें रिप्लाई देता है कि वो बस उम्मीद ही कर सकता है कि ये सब सच हो। इसके बाद रोजलिंड एज गैनीमेड वो भी वहाँ पर आ जाती है अपने साथ फीबी और सिल्वियस को लेकर। और रोजलिंड ने पहले से ही वो फीबी से ही एक प्रॉमिस करवा लेती है कि अगर किसी कारणवश या किसी भी रीज़न की वजह से अगर फीबी की शादी गैनीमेड से नहीं हो पाती है तो फिर फीबी सिल्वियस को ही अपना हस्बैंड स्वीकार करके या एक्सेप्ट करके वो उससे शादी कर लेगी। तो फीबी भी इस शर्त पर राजी हो जाती है और वो रोजलिंड एस गैनीमेड को ये प्रॉमिस कर देती है। एंड फिर इसके अलावा रोजलिंड एस गैनीमेड वो ड्यूक सीनियर से यानी अपने पिता से भी वो ये परमिशन लेती है कि क्या आप अपनी बेटी रोजलिंड की शादी ऑरलैंडो के साथ करवाने की परमिशन देंगे अगर वो यहाँ पर मौजूद हो जाए तो ड्यूक सीनियर उसे ये रिप्लाई देते हैं कि हाँ वो इस शादी के लिए बिल्कुल राजी हैं। जिसके बाद रोजलिंड एस गैनीमेड एंड सीलिया एस एलियाना वो दोनों फिर वहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं ताकि वो अपने कॉस्ट्यूम और अपने मेकअप को चेंज करके वो वापस सबके सामने अपने असली रूप में आ सके। और जब तक वो लोग अपने कॉस्ट्यूम को चेंज कर रहे होते हैं तो उस टाइम में टचस्टोन अपनी एक बेकार सी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। और जैसे ही टचस्टोन अपनी स्टोरी को ख़त्म करता है तो तभी फिर रोजलिंड और सीलिया वो दोनों अपने असली रूप में वहाँ पर आ जाती हैं। और उनके साथ एक यंग बॉय भी मौजूद होता है जो कि हाइमन का कॉस्ट्यूम में ड्रेस्ड अप होता है और वो उनकी शादी करवाने के लिए आया होता है। हाइमन यानी गॉड ऑफ मैरिज। सो नाउ वो यंग मैन या यंग लड़का जो कि एज हाइमन बनकर आया होता है तो वो उन सभी या चारों कपल्स की शादी करवाता है। यानी फर्स्ट टचस्टोन और ऑड्री की शादी, दूसरा सिल्वियस और फीबी की शादी, ओलिवर और सिलिया की, एंड लास्टली ऑरलैंडो और रोजलिन की। जिसके बाद उसी मौके पर जैक दी बॉयज़ यानी ओलिवर और ऑरलैंडो के बीच वाला जो भाई होता है तो वो वहाँ पर आकर वो उन सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ड्यूक फेडरिक जो थे यानी ड्यूक सीनियर के छोटे भाई तो वो जब अपने पूरी सेना के साथ वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन को सराउंड करके वो अपने भाई ड्यूक सीनियर पर अटैक करने वाले थे तो तभी जंगल के रास्ते उनकी मुलाकात एक हर्मिट या इसी साधु से हो जाती है। और उस साधु से मिलने के बाद और उससे बातचीत करने के बाद ड्यूक फेडरिक ने अपना सब कुछ त्याग दिया। यानी उन्होंने अपना सारा राजपाट और सब कुछ उन्होंने अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर के नाम कर दिया और उन्होंने खुद एक मोनास्टिक लाइफ एक सन्यासी का जीवन जीने का निश्चय किया है। तब ये सब सुनने के बाद वो पहले वाला जैक यानी ड्यूक सीनियर का जो आदमी है जो कि हमेशा दुखी रहता है तो वो जैक जंगल में वो ड्यूक फेडरिक से जाकर मिलने का डिसीजन लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये प्ले यहाँ पर ख़त्म होता है जहाँ पर सभी लोग हंसी खुशी डांस कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो इस तरह से वीडियो ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।